हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। जो भी नया व्यक्ति या नए एस्पायरेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लो। आपके सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसी की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें कोई भी अनावश्यक वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो सारी जो वीडियो हैं, जो टेस्ट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप पूरे चैनल को पहले एनालाइज कर लो, देख लो आपके काम की कितनी है। इसमें आर की हिंदी ग्रामर की टेस्ट सीरीज है, मैपिंग की वीडियो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 9 है, इकोनॉमी का। ये रह गया था बीच में, तो इसको हम देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने कर लेते हैं, फिर हम आगे दूसरी टेस्ट सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो ये हम 69 से देख रहे हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की अवधारणा अस्तित्व में आई। ऑप्शन ए पद्मनाभन समिति, बी आर.एच. खान समिति, सी पहली नरसिम्हन समिति या डी दूसरी नरसिम्हन समिति। बात करें आर.एच. खान समिति की सिफारिशों के बाद यूनिवर्सल बैंकिंग की धारणा अस्तित्व में आई। यूनिवर्सल बैंकिंग या सार्वभौमिक बैंकिंग में बैंकिंग के साथ साथ वित्तीय सेवाओं जैसे बीमा, विकास बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंक आदि शामिल होते हैं। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा आपका आर.एच. खान समिति की सिफारिश के बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारतीय बुनियादी ढांचे में राजमार्गों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए 5वीं, बी छठी, सी 7वीं या डी चौथी। तो बात करें तो 1974 से 79 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था और 5वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय बुनियादी ढांचे के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई तथा कई सड़कों को चौड़ा किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 5वीं, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन ए मत्स्य पालन, बी सेकंड डेयरी पालन, थर्ड मधुमक्खी पालन, फोर्थ सुई निर्माण या डी व्हाइट कॉलर बैंकिंग। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, सी केवल फोर्थ और फिफ्थ या डी केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड रहते हैं और ये क्वेश्चन इस तरीके से खूब आते हैं, अवधारणात्मक आते हैं। मतलब इनके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको पता चलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत गतिविधियां, द्वितीय, तृतीयक, ऐसे खूब क्वेश्चन इसके बनते रहते हैं। आंसर की बात करें तो आपका मत्स्य पालन, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में डेयरी आएगा और फिर आपका थर्ड हो जाएगा मधुमक्खी। तो यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बार पंचवर्षीय योजना को भी खूब अच्छे से इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी होती है उनसे पढ़ लो। आपके पास फिजिकल एनसीईआरटी नहीं है, अगर थोड़ा सा भी नेट है तो आप देखो एनसीईआरटी का ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लो, मोबाइल में ही पढ़ लो। अगर फिजिकल नहीं है तो मोबाइल से, मोबाइल नहीं है तो फिजिकल हो तो फिजिकल से पढ़ लो, लेकिन पंचवर्षीय योजना सारी खूब पढ़ लो, इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ऑप्शन है 5वीं, बी चौथी, सी छठी या डी रोलिंग प्लान के दौरान। तो बात करें तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के दौरान 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 16 अप्रैल 1980 में पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किंतु यहाँ पर पूछा है कि 14 प्रमुख बैंकों का, तो 14 प्रमुख बैंकों का अगर क्वेश्चन आएगा तो चौथी पंचवर्षीय आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बुल तथा बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं। आई होप कि सबको पता होगा, जो नया व्यक्ति है नहीं पता तो बता दें। ऑप्शन है विदेशी व्यापार, बी बैंकिंग, सी शेयर बाजार या डी वस्तु निर्माण। तो ज़्यादातर आप बुल और बियर की जो बात सुनते हैं ये आपका क्या नाम है शेयर मार्केट को संदर्भित करता है, यानी कि कीमतें लगातार अगर गिर रही हैं, बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर ये बातें होती हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी आपका शेयर मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति मापन का निर्देशांक क्या है। ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक, बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करें तो मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI व उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे हम CPI बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं ना, तो दोनों तरह से मापा जाता है। मुद्रास्फीति का मापन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है। ऑप्शन है मुद्रास्फीति की, बी मंदी की, सी तकनीकी विकास की कमी की या डी उपरोक्त सभी। तो बात करें अगर यहाँ पर हम कि मंदी की स्थिति जब आती है अर्थव्यवस्था में तो रोजगार निर्माण में कमी आती है और मंदी की स्थिति से उत्पादक वर्ग को हानि होती है और वह नए उत्पादन व निवेश के लिए प्रेरित नहीं होता। ऐसे में पुनः नए रोजगार सृजन में कमी आती है। देखो, इसको लेमैन लैंग्वेज भाषा में बताएं तो जब मंदी होगी तो नए प्रोडक्ट, नई चीज़ें, जैसे कि घर बन रहे हैं तो वहाँ पे
कमी आ जाएगी, कपड़े बनना है, कपड़े नहीं बनेंगे तो लेबर वर्ग को सैलरी नहीं मिलेगी तो वो मार्केट से कुछ खरीदेगा नहीं तो मार्केट में कोई नया निवेश नहीं होगा तो सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी, जो फ़ायदेमंद नहीं होती हैं एक विकासशील देश के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इस हिसाब से बात करें तो आपका हो जाएगा कि मंदी की स्थिति, जब अर्थव्यवस्था में रोजगार निर्माण में कमी आती है तब स्थिति क्या होती है, तो ये स्थिति आपकी होती है मंदी की स्थिति, विच मीन्स की रिसेशन की होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है बताना। ऑप्शन फर्स्ट है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गॉड है। सेकंड, भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार MS स्वामीनाथन है। थर्ड, बीज मैक्सिको से आयात किए गए। फोर्थ है आपका कि हरित क्रांति से सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं की फसल पर हुआ। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है, बी केवल सेकंड और थर्ड सही है, सी केवल थर्ड और फोर्थ सही है, या डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें कि विलियम गॉड अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन जिन्होंने किया था। 1960 के दशक में गेहूं और धान के उन्नत बीज मैक्सिको से भारत लाए गए। गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की गई। हरित क्रांति में निर्भरता का श्रेय डॉक्टर हार्मन ई बोरलाग और MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो इस हिसाब से अगर आंसर देखेंगे तो डी हमारा सही है, विच मीन्स की सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य है। ऑप्शन है, मुद्रा द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय की गई मात्रा, बी मुद्रा द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का क्रय, सी मुद्रा द्वारा डॉलर का अधिक क्रय, या डी उपरोक्त सभी। तो आंसर की बात करें अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित मुद्रा में कितनी सेवा या वस्तु का बाजार से क्रय कर पाता है। सेकंड है मुद्रा द्वारा मूल्यवान वस्तुओं का क्रय, सी मुद्रा द्वारा डॉलर का अधिक क्रय, या डी उपरोक्त सभी। तो अगर देखो क्वेश्चन कि रुपए की क्रय क्षमता से तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित मुद्रा में कितनी सेवा या वस्तु का बाजार से क्रय कर पाता है, और इसे ही हम क्रय क्षमता या व्यक्ति की क्रय क्षमता भी कहा जाता है। यानी व्यक्ति कितनी चीजों का क्रय कर पाता है, वो जितनी चीजें क्रय करेगा यानी कि खरीदेगा उतना ही बाजार में निवेश होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। यहाँ पर कारण नहीं है। ऑप्शन ए जनसंख्या का दबाव, सेकेंड भूजोतों का छोटा आकार, सी सहकारी कृषि, या डी पारंपरिक तकनीक का प्रयोग। तो वैसे ये चारों ऑप्शन में आपको अपना वो लगाना है, सेंस लगाना है कि क्या हो सकता है। सहकारी कृषि में कई लोग मिलकर कृषि कार्य करते हैं, अतः सहकारी कृषि में उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन में उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ भूमि का अपव्यय भी कम होता है। यानी कि जब ज़्यादा लोग मिलकर कृषि में काम करते हैं तो ऑब्वियसली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि ही होगी, और भूमि का अपव्यय मतलब कि कमी नहीं होगी या नुकसान नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कि उत्पादकता का कारण नहीं है। ठीक है, तो सहकारी कृषि, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि जीडीपी की अवधारणा में निम्न में जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंतर्गत कौन से क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। यानी कि जीडीपी में जब हम काउंट करते हैं तो क्या कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता या नहीं सम्मिलित होते। ऑप्शन है विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे, सेकंड विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, थर्ड 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र, फोर्थ सामुद्रिक सीमा। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बी फर्स्ट और फोर्थ, सी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, या डी सेकंड और थर्ड। बात करें अगर यहाँ पर हम तो किसी देश की आर्थिक दृष्टि से भौगोलिक सीमा का विस्तार उस देश की सामुद्रिक, राजनीतिक एवं स्थल विस्तार को शामिल करता है। इसके अलावा पानी के जहाज, छोटी नाव जहां तक जाती है वह भी उस देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत माना जाता है। विदेशों में स्थित दूतावास, सैनिक अड्डे, सांस्कृतिक केंद्र उस देश की भौगोलिक सीमा माना जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है। यहाँ पर जो कहा कि कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है, तो सेकेंड और थर्ड आपके सम्मिलित नहीं, विच मीन्स कि डी ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। सेकेंड और थर्ड हो गया 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा क्षेत्र, ये सम्मिलित नहीं है, और विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर ये सम्मिलित नहीं है। विदेशों में स्थित दूतावास एवं सैनिक अड्डे सम्मिलित है, और सामुद्रिक सीमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि एनबीएफसी के बारे में कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन है एनबीएफसी बिना बैंकिंग लाइसेंस के बैंक से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। सेकंड, एनबीएफसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों से पैसे जुटाते हैं। थर्ड,
एनबीएफसी निर्दिष्ट क्षेत्र की ऋण जरूरतों को समय पर और लचीले तरीके के साथ पूरा करते हैं। फोर्थ है एनबीएफसी की नियामक संस्था आरबीआई है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। कोड है हमारा ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी केवल फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, एंड डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब हम बात कर लेते हैं पहले एनबीएफसी के बारे में कि जो भी ये 4 कथन दिए गए हैं आपके 1 2 3 4, तो क्या ये सही है क्या। बात करते हैं एनबीएफसी के संबंध में सारे कथन सत्य हैं, यानी कि देखो एनबीएफसी को प्रारंभ करने से पहले एनबीएफसी पंजीकरण आवश्यक होता है जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता है। ये सही है कि इसकी नियामक संस्था आरबीआई है। उदाहरण के लिए आईसीआईसीआई वेंचर, एसबीआई ग्लोबल, फैक्टर्स, कोटक महिंद्रा फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस आदि ये सभी आपकी एनबीएफसी है। तो यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहे कि फिलिप वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है मुद्रास्फीति तथा गरीबी, बी मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी, सी बेरोजगारी तथा गरीबी, या डी बेरोजगारी तथा भुखमरी। देखो फिलिप वक्र जो है आपका मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य संबंधों को दर्शाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि बैंकों, सरकारी कंपनियों, एनबीएफसी आदि को ऋण दिया जाता है। सेकंड कह रहे हैं कि रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। लघु अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही ऑप्शन है। केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें तो जो ब्याज आरबीआई अपने लंबी अवधि के ऋणों पर वसूल करता है उसे बैंक रेट कहते हैं, और बैंक दर का भारतीय वित्त प्रणाली में सक्रिय संबंधित ऋणदाता संस्थाओं के लंबी अवधि के ऋणों पर सीधा असर पड़ता है। और रेपो रेट भी आपका सिंपल है, हर किसी को आता है, ये पता है। तो अगर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन फिर इस तरीके से सही हो जाता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डियर मनी यानी कि प्री धन का सही प्रभाव है। ऑप्शन है उधार सस्ता हो जाता है, बी उधार महंगा हो जाता है, सी उधार पर डियर मनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या डी उधार लगभग शून्य हो जाता है। बात करें डियर मनी की तो डियर मनी उस धन को संदर्भित करता है जिसे सामान्य रूप से उच्च ब्याज दरों के कारण प्राप्त करना कठिन हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, उधार महंगा हो जाता है। बट इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पीडीएफ से पढ़िएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट नगद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेशित रखना अनिवार्य है। सेकंड कह रहे कि सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप जमा करना अनिवार्य है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही ऑप्शन है। केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करते हैं तो दोनों कथन गलत है। क्यों। नगद आरक्षित सीआरआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप जमा रखना अनिवार्य होता है। इसे 3 से 15% तक रखा जा सकता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बैंकों को अपने सकल जमाओं का एक विशेष हिस्सा अपने ही पास सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेशित रखना अनिवार्य है। बैंक अपने पास नहीं रखते, बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है। उसमें साफ साफ लिखा है कि एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास रखा जाता है। अच्छा वो प्रतिशत कितना हो सकता है, तो कई बार 3% और कई बार 10 से 12, 15 तक पहुंच जाता है। तो मोटा मोटा समझ लो कि इसे 3 से 15% तक रखा जाता है। सेकेंड इन्होंने कहा सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर के अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत आरबीआई के पास नगद स्वरूप जमा करना होता है। तो देखो इन्होंने उल्टा कर दिया। इसमें अब ये जो बैंकें हैं तो एसएलआर में बैंकों को अपने पास रखना होता है और सीआरआर में बैंकों का अपना एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कि बैंक दर में वृद्धि निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। ऑप्शन है तरलता में वृद्धि, बी ब्याज दरों में वृद्धि, सी ब्याज दरों में कमी, या डी मुद्रास्फीति में कमी। बैंक दर में वृद्धि की बात अगर करें यहाँ पर देखिए बात करें तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि ऋण दिया जाता है। फिर बैंक में वित्तीय संस्थान इसी दर के अनुसार ग्राहकों को ऋण देने के ब्याज की दर का निर्णय करते हैं। अतः यदि बैंक दर बढ़ती है तो ब्याज दरों में भी वृद्धि हो जाती है, ब्याज दरों में वृद्धि। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी।
सेकंड, इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में बचत को बढ़ावा देना और वहां उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो बात करें तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर कह रहे कि दोनों कथन। इन्होंने पूछा कि तो विचार कीजिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इन्होंने बोला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी, ये सही है। तब इनकी संख्या 5 थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवा को ग्रामीण जनता के घरों तक पहुंचाना था, खासतौर पर दूर दराज के इलाकों में, ठीक है। समाज के कमजोर वर्ग को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना ताकि वे साहूकारों पर निर्भर न रहे। तो आंसर की बात करें, दोनों कथन सत्य होने चाहिए, सी। हालांकि उन्होंने गलती से शायद डी लगा दिया है, तो सी यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि CRR में वृद्धि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालेगी? ऑप्शन तरलता में वृद्धि, बी बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि, सी बैंकों की ऋण देने की क्षमता में कमी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो के बारे में बात हो रही है और पहले हमने यहाँ पर बात कर ही ली है। तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात आपका, जिसके अंतर्गत देश के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक विशेष प्रतिशत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास नगद स्वरूप में रखना अनिवार्य है। और इसके बाद में हमने कुछ और बातें कर ली थी, बैंकों के ऋण देने की क्षमता में कमी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स जारी करती है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय आवास बैंक, सी आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें तो रेजिडेक्स इंडिया इंडेक्स नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा जारी किया जाता है और यह बेंचमार्क का एक सेट है जिसका उद्देश्य भारतीय शहरों आवास मूल्य संकेतकों को ट्रैक करना है। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा राष्ट्रीय आवास बैंक, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए ले ओटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल पर, बी हैरोड डोमर मॉडल, सी महालनोबिस 2 सेक्टर मॉडल, या डी महालनोबिस 4 सेक्टर मॉडल। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रही है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 56 हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और ये योजना मुख्य रूप से कृषि, सिंचाई, बिजली एवं अन्य आधारभूत ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित थी। आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा आपका हैरोड डोमर मॉडल, ठीक है ना। फर्स्ट मतलब 2 सेक्टर मॉडल नहीं, 4 सेक्टर नहीं, बल्कि हैरोड डोमर मॉडल पर ही आधारित थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं पूछा, ये योजनाएं हैं सूची फर्स्ट में, ये वर्ष हैं उसके सूची सेकंड में। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12, एंड डी 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। अब इसमें से देखो कुछ आइडिया आपको आ ही गया होगा कि इसमें से कौन सी सही नहीं होगी। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1975 से 1979 तक की अवधि में थी, यानी कि 1975 से 1979 तक की अवधि में थे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। फिलहाल हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।